नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम स्पेशल करंट अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम सप्ताह भर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने ले आते हैं जो कि आगामी परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तो इस लिहाज से इस सप्ताह के वो कौन से प्रश्न है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड को। देखते हैं कौन सा पहला हमारा प्रश्न है। इस सप्ताह की जो चर्चित खबरें रही हैं उसमें से इन प्रश्नों का सिलेक्शन किया जाता है, आप जानते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के द्वारा हाल ही में किए गए हमलों में किस अभियान का हिस्सा बताया गया है। अब हाल ही में आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में जो है वो विद्रोह की लहर चल रही थी और उसी के तहत एक अभियान चलाया गया था जिसके तहत कई जगह पाकिस्तान के अंदर ही जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है वहां पर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर कुछ अटैक किए गए। अब उसमें क्या है, आपको उस ऑपरेशन का नाम पूछा जा रहा है, उस अभियान का नाम पूछा जा रहा है। तो विकल्प आपके सामने है ऑपरेशन बलोच आजादी, विकल्प बी है ऑपरेशन हेरोफ 2.0, उसके बाद सी विकल्प है ऑपरेशन जमीन और डी है ऑपरेशन फ्रीडम पाथ। तो देखिए इसका सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है ऑपरेशन हेरोफ, आपका विकल्प बी सही होगा। दरअसल जो ऑपरेशन हेरोफ 2. आप यहां पर देख रहे हैं 0 है या 2.0 है, इसको ही लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, तो बीएलए के द्वारा यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। दरअसल यहां पर 2 मई 2025 से इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई और 14 मई वो तिथि है जब आप जानते हैं कि इनके द्वारा प्रतीकात्मक रूप से आजादी की घोषणा भी कर दी गई है। अब यहां पर स्वतंत्रता के प्रतीकात्मक घोषणा से पहले इस अभियान के तहत यानी कि ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के तहत 2.0 के तहत 71 से 78 के बीच एक इंटीग्रेटेड अटैक्स ग्रुप में किए गए और इसमें इसका लक्ष्य क्या था कि जो पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया प्रतिष्ठान है उनको निशाना बनाया जाए। और विशेष तौर पर अगर बात करें तो पाकिस्तान से जो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की लड़ाई है उसको और तेज करने के लिए ही ये जो अभियान है उसको चलाया गया था। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 14 मई की वो तिथि आते आते यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा कर भी दी गई। प्रतीकात्मक का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसको अभी मानक उसको माना नहीं गया है, लेकिन इनकी तरफ से एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम आजाद हैं। अब यहां पर देखिए बीएलए जो है भारत और वैश्विक समुदाय से समर्थन की अपील भी कर रहा है। भारत से भी उसने कहा है कि आप हमें मान्यता दें कि अपने यहाँ जो दूतावास है उसको खोलने की अनुमति दें। इसके अलावा जो अन्य हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वहां भी ये अपनी बात रख रहा है, जैसे यूएन में भी कह रहा है कि हमें मान्यता दी जानी चाहिए। अब यहां पर अगर बात करेंगे बीएलए की तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी 2011 से ही यहां पर सक्रिय है और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, यहां पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के प्रांत में ये वाला जो एरिया है बलूचिस्तान प्रांत है जो कि पाकिस्तान के इसी प्रांत में इसी हिस्से में जो अलगाववादी समूह जो अलग अलग थे उसमें ये सबसे प्रमुख था बीएलए। 2011 से काफी सक्रिय था। अब इसकी आत्मघाती एक इसकी हम कह सकते हैं टीम थी, एक आत्मघाती दस्ता था, सुसाइड स्क्वाड था जो विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए इसने गठित भी किया था। अब बलूचिस्तान की बात करेंगे तो ये देखें इस क्षेत्र में पाकिस्तान के अगर नक्शे को आप देखेंगे तो सबसे बड़े एरिया को ये कवर करता है। लगभग 44% एरिया ये जो है केवल बलूचिस्तान का एरिया है वो कवर करता है। हालांकि जनसंख्या यहाँ मात्र 5% ही कवर करता है, मतलब ये बड़ा तो है लेकिन जनसंख्या काफी विरल है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो संसाधन है, खनिज संसाधन है या जो गैस है, 40% गैस की जो आपूर्ति है पाकिस्तान की वो इसी क्षेत्र से होती है, बलूचिस्तान से ही होती है। तो इसका इंपॉर्टेंस काफी है। लेकिन यहाँ की जो लोगों की स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है वो उतनी बेहतर नहीं है। इसी की वजह से समय समय पर यहाँ पर विद्रोह होता रहा है। तो आर्थिक कारण भी है। इसके अलावा इनके अपने जो पुराने रीजन थे, पुराना जो रीजन था वो बहुत विस्तार से, इसके लिए आपको वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको आप देख भी सकते हैं, वहां पर बताया गया है। तो सांस्कृतिक कारण भी एक है। तो यहां पर समय समय पर विरोध होता रहा है और हाल ही में इसने अपने आप को आजाद भी घोषित किया गया है। अच्छा, इसके चारों तरफ आप देखें, यहां पर अगर देखेंगे उत्तर पश्चिम में तो अफगानिस्तान की स्थिति है, पश्चिम में ईरान की स्थिति है। इसके अलावा पाकिस्तान के ही सिंध और पंजाब प्रांत इसके पूरब में है और दक्षिण दिशा की अगर बात करेंगे तो अरेबियन सी है। तो इसकी रणनीतिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि यहीं पर आप देखेंगे ग्वादर बंदरगाह है जो कि बीआरए जो चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उसका है उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो ग्वादर पोर्ट होने की वजह से इसका रणनीतिक महत्व भी काफी हो जाता है। अगला है आकाश तीर का निर्माण किन संस्थानों ने मिलकर किया है। विकल्प आपके सामने है डीआरडीओ इसरो बेल, डीआरडीओ नासा बेल, इसरो नासा एचएल या बेल एचएल डीआरडीओ। तो देखिए इसका जो आकाश तीर है, आकाश तीर क्या है, तो हमारे यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम है। अब इसको स्वदेशी रूप से
डेवलप किया गया है। आकाश तीर की अगर बात करें तो डीआरडीओ, इसरो और बेल, ये तीनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। अब देखिए ये एआई पर आधारित एयर डिफेंस सिस्टम है, वायु रक्षा प्रणाली है, और साथ ही साथ सबसे खास बात क्या है, पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। इसको कौन कौन डेवलप करने में किसका किसका योगदान है, तो डीआरडीओ का है, इसरो का है और बेल का है, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल द्वारा संयुक्त रूप से इसको डेवलप किया गया है। अब इसकी खास बात क्या है, खास बात यह है कि इसने अपने प्रदर्शन से पूरे दुनिया में अपना डंका बजाया है। एक तो इसको जो एआई क्षमता है उसकी वजह से स्वचालित रूप से निर्णय लेता है और काफी क्विक है, ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग इसके पास है, ये तुरंत निर्णय लेता है और काफी क्विक है इसका सिस्टम। मोबाइल प्रणाली है, इसका मतलब कि इसको दुर्गम क्षेत्रों में भी ले जाया जा सकता है, चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो जंगल हो, मोबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, तो इससे इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। रियल टाइम एयर पिक्चर का मतलब ही है कि लाइव चीजों को दिखाता है, एक ही फ्रेम में सारी चीजों को एक साथ प्रस्तुत करता है, वो भी रियल टाइम एयर पिक्चर, जो भी घटना होती है लाइव तरीके से दिखती है, तो वो उसका हम कह सकते हैं मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से होती है और चीजों को बहुत अच्छे से ये रिकॉग्नाइज करता है और उसके हिसाब से निर्णय लेता है। इंटीग्रेटेड नेटवर्क है जिसमें कि रडार इसको सूचना भेजेगा, तुरंत कमांड पोस्ट है वो तुरंत बाकी जगहों को एक्टिवेट करेगा और मिसाइल लॉन्चर मिसाइल लॉन्च करने का, अटैक करने का काम करेगा। एक ही समय में सारी चीजें इसको दिखाई देती हैं। फ्रेंडली फायर से बचाव का मतलब होता है अगर ढेर सारे ड्रोन आ रहे हैं, उसमें कुछ हमारे ड्रोन हैं जो हमारे यहां से भेजे जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, फ्रेंडली फायर का मतलब केवल दुश्मन के जो ड्रोन होंगे या हथियार होंगे उसकी पहचान करने में ये सक्षम है, और हमारे यहाँ के भी जो अपने होंगे, स्वदेशी होंगे, जो बचाव के लिए भेजे जा रहे हैं, दोनों को फिल्टर करने की पावर इसके पास है। इसकी वजह से भी ये क्वालिटी इसकी अच्छी है। स्टील्थ ट्रैकिंग है, स्टील्थ ट्रैकिंग का मतलब हुआ कि अमूमन जो रडार होते हैं वो रेडियो तरंगे भेजते हैं, जिसकी वजह से रेडियो तरंगे जो भी टारगेट होगा उससे टकराएंगी, वापस आएंगी, तो रडार उसको जान पाता है कि फला जगह पर कोई भी टारगेट है। लेकिन रेडियो तरंग जब भेजेगा तो उसी रेडियो तरंग को हमारे दुश्मन या किसी भी देश के दुश्मन होते हैं वो भी तो कैच कर लेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ रडार है। तो ऐसी दिशा में यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसमें रेडियो तरंगों का इस तरीके से इस्तेमाल होता ही नहीं है, जिससे कि स्टील्थ ट्रैकिंग होती है, यानी ये ऐसे ऐसे इसकी तकनीक इस तरह की है कि ये इस प्रकार से उनको ट्रैक कर लेता है कि यहां पर दुश्मन की पकड़ से बचता है। तो ये भी खास बात है, बिना रडार सिग्नल भेजे दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक करना ही इसको विशेष बना देता है, तो वो खुद दुश्मन की नजर से बचा रहता है और दुश्मन के वार को निष्फल करता रहता है। अगला है, भारतीय मूल की किस महिला को कनाडा की नई विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। विकल्प आपके सामने है, प्रीति सिंह, सुनीता अग्रवाल, अनीता आनंद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय मूल की हैं, इसीलिए इस प्रश्न की प्रासंगिकता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो कनाडा में, कनाडा की ये बनाई गई है नई विदेश मंत्री, तो फॉरेन मिनिस्टर कनाडा की बनी है। क्या नाम है उनका, तो नाम उनका अनीता आनंद है, भारतीय मूल की है, इसलिए ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर बात करें इनकी नियुक्ति मई 2025 में हुई है, और प्रधानमंत्री कौन बने हैं कनाडा के, तो मार्क कार्नी। पार्टी कौन सी इनकी, लिबरल पार्टी है। पूर्व पद में रक्षा मंत्री के पद पर भी रह चुकी हैं, सार्वजनिक सेवाएं और खरीद मंत्री के तौर पर भी कार्य किया है इन्होंने। इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 2019 में ओकविल निर्वाचन क्षेत्र से हुई थी। सांसद मूल की अगर बात करें तो ये भारतीय मूल की हैं, माता पिता नाइजीरिया से कनाडा आकर फिर बस गए थे, उसके बाद से कनाडा में रही, शिक्षण संस्थानों से भी जुड़ी रही हैं। पढ़ाई की बात करें कहाँ से की हैं, तो ढेर सारी यूनिवर्सिटियों में, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्वींस यूनिवर्सिटी, डलहौजी यूनिवर्सिटी, टोरंटो यूनिवर्सिटी, कानून की डिग्री इनके पास है, मास्टर्स किया उन्होंने। इसके अलावा शिक्षण का भी अनुभव है, टीचिंग एक्सपीरियंस भी इनके पास है। टोरंटो यूनिवर्सिटी, येल, क्वींस और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से इन्होंने शिक्षण अनुभव भी इन्होंने प्राप्त किया है, रखा है। राजनीतिक छवि की अगर बात करें तो लिबरल पार्टी की महत्वाकांक्षी नेता के रूप में इनको जाना जाता है, तस्वीर यहाँ आप इनकी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है, यानी कि अब इसमें से आपको बताना है। तो इसमें सही विकल्प आपका क्या है, हैदराबाद, बेंगलुरु, नागपुर, लखनऊ। तो देखिए यहाँ पर डी, लखनऊ आपका सही विकल्प है। ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए ब्रह्मोस की अगर बात करेंगे तो भारत और रूस क्या, ये संयुक्त रूप से भारत और रूस द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो बनाई गई थी। इसकी मारक क्षमता क्या है, तो 290 किलोमीटर इसकी न्यूनतम मारक क्षमता की अगर बात करें तो, और दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है, इसलिए भी इसका इंपॉर्टेंस है। गति की बात करें तो 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना इसकी गति है, और इसका नाम भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मस्कोवा के नाम पर मिलाकर ब्रह्मोस रखा गया है। 2 चरण है इसमें, पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में द्रव रैमजेट मिसाइल है,
और ये एक बहु प्लेटफॉर्म मिसाइल है। इसका मतलब ही हुआ कि सारे प्लेटफॉर्म से इसको दागा जा सकता है, चाहे वो जल हो, थल हो या नभ हो। इसके अलावा खराब मौसम के बावजूद दिन रात कोई भी मौसम हो, ये हर सेगमेंट में काम करेगी। और दागो भूल जाओ का सिद्धांत इसका है, यानी कि इसको फिर से ऑपरेट करने की, मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप दाग देंगे आप, तो फिर सिद्धांत इसका यह है कि वो सीधे अपने टारगेट पर ही जाएगा। अब लखनऊ ब्रह्मोस यूनिट की बात कर लें, तो लखनऊ ब्रह्मोस यूनिट की बात करेंगे तो ये लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा हमारा है, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनेगा, वहां पर उसी के अंतर्गत इसको स्थापित किया जा रहा है। तो 300 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित हो रहा है और भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और रूसी कंपनी NPOM के बीच एक संयुक्त उद्यम के तौर पर यह स्थापित किया जा रहा है। भारत की इसमें हिस्सेदारी 50.5% होगी और रूस की 49.5% होगी। अगला प्रश्न है GLEX 2025 ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस। इसका आयोजन निम्न में से किन संस्थाओं के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? विकल्प आपके सामने है, इसरो, नासा, DRDO, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, नासा, यूरोस्पेस, या IAF, इसरो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, या संयुक्त राष्ट्र इसरो, DRDO। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है आपका विकल्प सी। इसका अगर हम बात करें GLEX की, यानी कि ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट की, 2025 का ये समिट है, तो इसमें 3 संस्थाएं हैं बेसिकली। पहला क्या है? तो पहला है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन यानी कि IAF, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री संघ। और दूसरा है आपका इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा है ASI यानी कि एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये तीनों मिलकर ही इसका आयोजन हुआ। किसका आयोजन हुआ? तो GLEX 2025 का आयोजन हुआ, ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट का आयोजन हुआ। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री संघ की बात करेंगे तो 1951 में स्थापित हुआ था। 78 देशों के 500 से अधिक सदस्य इसमें हैं। इसमें प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां, निजी जो फर्म है, अनुसंधान संस्थान और विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हैं। इसका आदर्श वाक्य है कि सभी अंतरिक्ष के लोगों को जोड़ना। वहीं पर अगर हम बात करें GLEX 2025 की थीम क्या है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा, अर्थात एक नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनर्जागरण इसका जो है थीम है। तो थीम भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला है, हाल ही में किस देश ने जर्मेनियम जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि भारत सहित कई देशों के उद्योग प्रभावित हुए हैं? विकल्प आपके सामने है, अमेरिका, जापान, चीन या रूस। तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है चीन। चीन ने प्रतिबंध लगा दिया है जर्मेनियम पर, जो कि एक क्रिटिकल मिनरल के अंतर्गत आता है। भारत हालांकि इस दिशा में बातचीत भारत और चीन की चल रही है। चूंकि क्रिटिकल मिनरल्स का इंपॉर्टेंस बहुत होता है, क्रिटिकल मिनरल्स कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अपना प्रभाव रखते हैं, आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चीन जो विश्व के आधे से अधिक जर्मेनियम का उत्पादन करता है। जर्मेनियम भी एक प्रकार का क्रिटिकल मिनरल्स ही है, जो कि विशेष तौर पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स, इन दोनों ही फील्ड में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और काफी प्रयोग होता है। तो क्रिटिकल मिनरल के रूप में जाना जाने वाला जो जर्मेनियम है, वो चाइना में 60% लगभग पाया जाता है। 60% का जो पूरा प्रोडक्शन है वर्ल्ड का, उसमें चाइना का एक अधिकार टाइप का है। अब भारत में उन उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है जब इस पर बैन लग गया है चाइना के द्वारा। विशेष तौर पर चाइना ने ये क्यों किया है? तो ट्रेड वार में जो चाइना के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाया गया, उसी के प्रतिकार के तौर पर अमेरिका को भी प्रतिकार करना था चाइना द्वारा, तो उसी के प्रतिकार के तौर पर चाइना ने यह कदम उठाया है। अब जर्मेनियम देखिए, वैश्विक जर्मेनियम उत्पादन का 60% हिस्सा चीन में है। ये कैसा होता है? तो चमकदार होता है, ठोस होता है, कठोर होता है, और ये बेसिकली क्रिस्टली संरचना होती है। अगर हम कहें साधारण भाषा में तो हीरे जैसा होता है, देखने में हीरे की तरह ही होता है। इसका उपयोग किस में है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स में इसका उपयोग काफी होता है, विशेष रूप से जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होते हैं और इंफ्रारेड इमेजिंग उपकरण बनाए जाते हैं। हम सिंपल भाषा में कहें तो इंटरनेट के क्षेत्र में इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐसी दिशा में भारत इससे प्रभावित हुआ है, तो बातचीत हुई है। इसके अलावा एक दूसरी श्रेणी भी होती है जिसको कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व के तौर पर जाना जाता है। तो देखिए, रेयर अर्थ जो एलिमेंट होते हैं वो भी होते हैं, 17 तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं, यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्व होते हैं। तो ये भी एक अलग श्रेणी है, लेकिन यहां पर फिलहाल बात हो रही थी क्रिटिकल मिनरल की। तो क्रिटिकल मिनरल्स अलग अलग देश की परिस्थितियों के हिसाब से वो तय किए जाते हैं। जैसे भारत में भी 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट एक बार जारी हुई थी, सूची जारी की गई थी। अब देखिए, इसमें कई तरह के क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, जिसमें कि जर्मेनियम भी सम्मिलित था।
अब ये विद्युत नेटवर्क से लेकर विंड टरबाइन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन तक सब में इनका उपयोग होता है। 30 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान भारत ने भी की है, जिसमें कि एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, जर्मेनियम इसके एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को संयुक्त रूप से लागू करने के लिए हाल ही में किन दो राज्यों ने समझौता किया है। अब देखिए, इस पर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, एमओयू हुआ है, किन दो राज्यों के बीच में हुआ है, तो विकल्प आपके सामने है। विकल्प ए है गुजरात राजस्थान, विकल्प बी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, विकल्प सी है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, या विकल्प डी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या है, तो देखिए ताप्ती नदी को लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, सी विकल्प आपका सही है। इन दोनों के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। चूंकि मध्य प्रदेश में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए ही इन दोनों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका उद्देश्य है जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसको, ग्राउंड वाटर जो है उसको रिचार्ज करना है, यानी जो ग्राउंड वाटर का लेवल है उसको ठीक करना है। विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो दोनों ही राज्यों में सिंचाई के लिए जो नदी जल संसाधन है उसका उपयोग जो है उसको सुनिश्चित किया जाए, बेहतर किया जाए। इससे पहले अगर देखें तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच जो थी, उसके बाद मध्य प्रदेश से जुड़ी ये तीसरी प्रमुख अंतरराज्यीय नदी परियोजना है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित भी ये सवाल है, इसको आप देख सकते हैं। अब भूजल पुनर्भरण योजना का उद्देश्य ही ये होता है कि चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे वो व्यर्थ बहने वाला जो पानी हो, उसको रोका जाए, जिससे कि रोक के हम अन्य भी तकनीकी का इस्तेमाल करें, नदियों के जल के माध्यम से उसमें और सहायक नदियों को लिंक करके अन्य उन जगहों पर उसके पानी को पहुंचाया जाए जहां पर कि ग्राउंड लेवल जो है उसका ठीक नहीं है, उसको सुधारा जाए, अर्थात जमीन के नीचे भेजा जाए उस पानी को, ताकि भविष्य में पीने का पानी, सिंचाई और अन्य जरूरतों के लिए जो भूजल है, भूमि के अंदर जो जल की मात्रा कुछ मात्रा सोख ली जाती है, जिससे कि भूमि जल का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है, उसको मेंटेन रखा जा सके। तो यही इसका उद्देश्य होता है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि लखनऊ में नए फाउंडेशन बैच की सूचना है। यूपीपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच दिनांक 26 मई से शाम 6:15 बजे, इंग्लिश मीडियम यूपीपीएससी जीएस फाउंडेशन बैच 20 मई से शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। साथ ही साथ नंबर की बात करें तो 87501 वो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं और विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। अब अंत में बारी होती है अभ्यास प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी आप पर हम छोड़ते हैं, इसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में आपसे अपेक्षित रखते हैं। ताप्ती नदी पर निम्न में से कौन सा प्रमुख बांध स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है, आप इसका जवाब जरूर दें। प्रश्न के विकल्प आपके सामने हैं, श्रीशैलम बांध, सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध या हीराकुंड बांध। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।